दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। सवाल ये है कि इस वक्त लगातार बीजेपी में गुजराती लॉबी जो है वो हावी होती जा रही है। ऐसी चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्योंकि फैसले तो कोई और ले रहा है, गुजराती लॉबी तो नहीं ले रही है। तो ऐसा क्यों ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि गुजराती लॉबी के जो नेता हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, और अगर मजबूत हैं तो फिर फैसले को वो क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के फैसला नहीं हुआ है, जबकि इतने लंबे वक्त से ये फैसला चल रहा है। अगर वो मजबूत है तो अपने मुताबिक अपने अध्यक्ष को अभी तक क्यों नहीं प्लेस कर पाई है, ये सवाल है। वहीं पर मुख्यमंत्री की अगर बात करें, मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं वो लगातार आरएसएस द्वारा लिए जा रहे हैं, वो भी गुजराती लॉबी फैसले नहीं ले सकती है। यहाँ तक कि दिल्ली में प्रवेश वर्मा चॉइस थे अमित शाह की, मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो जरूर बनाना चाहते थे। उन्होंने जबान भी दे दी थी उनको, लेकिन वो नहीं हो पाया। यानी कि उनकी जबान को टालने वाला कौन आ गया? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस वक्त गुजराती लॉबी किस स्तर पर मजबूत है, दिखाने के लिए या वाकई में होने के लिए? क्योंकि दिल्ली में तो सब उन्हें मजबूत मानते हैं, लेकिन फैसलों में मजबूती दिखाई नहीं देती। आइए चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव खन्ना जी से और उनसे ही समझते हैं कि ये मजबूती कौन सी है सर, जो दिखाई नहीं दे रही है, लग रहा है कि यहाँ मजबूत है लेकिन पता नहीं कहाँ से। क्योंकि फैसले जो लेता है अंत में, किसी भी जगह का मुखिया जो फैसले लेता है उसी से पता लगता है कि ये मुखिया है, बाकी सब लोग तो इर्द गिर्द होते हैं। देखिए विनीता, पहले तो ये पूरा जिसको हम कहते हैं ना संघ परिवार, इसकी हायरार्की समझने की जरूरत है। इसमें फाउंटेन हेड जो है वो आरएसएस ही है। आरएसएस के बाद ठीक है, आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग आपको बीजेपी नजर आता है, फिर आपको बाकी जो है घटक नजर आते हैं, चाहे वो बीएचपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे बजरंग दल हो या बाकी संगठन हो। ये सब आपको ऑनलाइन ये जो है आपको बाद में नजर आते हैं। तो सबसे ऊपर जो है इसमें आरएसएस है। अच्छा, दूसरी चीज आपने जो कही वो ये है कि दिखाना कुछ और एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो वहीं से स्टेम करती है कि देखिए, डिसीजन अल्टीमेटली आरएसएस का ही होगा। वो उनका ही जो भी कैंडिडेट होंगे वो आपको आगे उनको अपॉइंट करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ समय से हम ये भी देख रहे थे कि किस तरीके से को वन अपमैनशिप की बात चल रही थी, चाहे हम उसमें वो जेपी नड्डा का बयान भी लें आरएसएस को लेकर, या हम देखें कि डिसीजन मेकिंग किसकी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आरएसएस ने बार बार, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, इट हैज पुट इट्स फुट डाउन, और उन्होंने कहा नहीं, जो हम कहेंगे वही होगा। तो ये चीज एक क्लियर कट नजर आ रही है। दूसरी चीज आपने कहा कि जिस तरीके से लोगों में कहा जाता है या लोगों में एक वो धारणा बनी हुई है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग गुजरात लॉबी है, वो ऐसा नहीं है। वैसा तब होता अगर उनकी परफॉर्मेंस या उनके जो डिसीजंस हैं वो इतने पॉपुलर होते। पर आज की डेट में जब हम बात करते हैं गुजरात लॉबी, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके कौन सी ऐसी चीज है जहां पर परफॉर्मेंस आपको बहुत जबरदस्त नजर आ रही है? देखिए, मीडिया के आप रिपोर्टिंग को छोड़ दीजिए और बाकी जो तमाम जो इनके हथकंडे हैं जिससे अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखना चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए। आज जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी में ये सरकार एक एब्सोल्यूट फेलियर नजर आ रही है, मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है। फिर हम बात करते हैं बाकी मुद्दों पर, अमित शाह की आप बात करते हैं, मणिपुर एक एब्सोल्यूट फेलियर, डिप्लोमेसी एक एब्सोल्यूट फेलियर। चाहे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो लोग वहां से इलीगल कहकर अमेरिका से भेजे गए, वहां पर एक एब्सोल्यूट फेलियर। अब तो हालत ये हो गई है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं मोदी की यूएस विजिट और जेलेंस्की की यूएस विजिट से। यहां तक कहा जा रहा है कि जेलेंस्की जो ट्रंप के सामने कम से कम बोल पाए, यहां तो मोदी ने तो बिल्कुल कुछ कहा भी नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं जो वीकन करती हैं ये सो कॉल्ड गुजरात लॉबी को। तो आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है और स्ट्रांग दिख भी रहा है। और डिसीजन मेकिंग की आपने बात की, आपने कहा बीजेपी अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाए। हाँ। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। और उसमें संजय जोशी का नाम आता है, जिसके नाम से बिल्कुल घबराहट समझ शुरू हो जाती है, फिर एकदम तो इधर संजय उधर जोशी का हाथ पैर नाम ही मारने आए शुरू। जा रहा है सर, ये संजय जोशी के नाम से कुछ होगा भी उसमें? देखिए, कुछ होता है नहीं होता, वो अल्टीमेटली आरएसएस डिसाइड करेगी। पर बात यह है कि अभी तक क्यों नहीं डिसाइड हो पाया।
अगर ये गुजरात लॉबी इतनी सक्षम आपको नजर आ रही है तो फिर क्यों अपने आदमी को अब तक अपॉइंट नहीं करवा पा रहे? सवाल वहां उठता है। और एक चीज और है विनीता, जहां तक बीजेपी प्रेसिडेंट की बात होती है ना, तो ये कोशिश रहती है, जो सो कॉल्ड आपकी गुजरात लॉबी कह लीजिए, कि यस मैन ही वहां हो। जेपी नड्डा सबसे कन्वीनियंट चॉइस थे। क्यों? हिमाचल जैसे राज्य से आते थे, 4 एमपी आते हैं। क्यों यूपी से या एमपी से कोई बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं आता? क्यों? क्योंकि वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उतना ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और हम तो ये भी जानते हैं कि अमित शाह और मोदी को तो चीजें बुलडोज करने की आदत है ना, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो चाहे वो बाहर हो। हम तो ये सब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि किस लेकिन तरीके अभी से तो उनके खुद के डिसीजन बुलडोज हो रहे हैं ना राजीव जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री उनकी मर्जी से नहीं बनी है। डेफिनेटली वो आरएसएस की तरफ से है। मेरा ये कहना है कि जो उनकी चॉइस है वो बुलडोज करना चाहते हैं, पर वैसा नहीं हो पा रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की आपने बात की, कोई उम्मीद भी नहीं थी इस नाम पे किसी को। आखिरी में 1-2 लोग कहने लग गए थे कि हाँ ऐसा। यही पैटर्न है आरएसएस का कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती वैसे वो अचानक से नाम निकाल के लाते हैं। और अमित शाह को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं इसमें। वो मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय के लिए पिचिंग करते रह गए, वो उनके खास आदमी है, उनको आगे नहीं ला पाए वो। वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली में प्रवेश वर्मा उनके खास थे, उनको आगे नहीं ला पाए। तो आरएसएस ने ये ठान लिया कि अमित शाह का आदमी तो नहीं बनेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि बात गुजराती लॉबी की कमजोर की नहीं, बात अमित शाह को कमजोर करने की है। देखिए, सिर्फ अमित शाह की बात नहीं है, आरएसएस का एक पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग है। उस पे ये चीज आती है कि सबसे बड़ा कौन है, अल्टीमेटली वो आरएसएस ही बड़ा है, बीजेपी से बड़ा आरएसएस है। इस चीज को समझना जरूरी है। और आरएसएस जो है अपने तरीके से अपने काम करवाता है। आप ये देखिए कि ये लोकसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी की बिल्कुल हम कहते हैं कि जो नाव डगमगाई थी, वो क्यों डगमगाई थी? अल्टीमेटली आरएसएस का वर्कर उस तरीके से काम नहीं कर रहा था वोट मांगने के लिए जिस तरीके से करता है वो। आरएसएस ने मोदी को, अमित शाह को उनकी जगह दिखाई, सीधी बात है। और दूसरी तरफ अब बीजेपी के अंदर भी कुछ चीजें चल रही हैं ना, जो बार बार आ रही हैं। देखिए, चाहे हम कहें कि योगी के स्टेचर को लेकर कह लीजिए आप उत्तर प्रदेश में, अमित शाह को लेकर कह लीजिए, अब अल्टीमेटली एक डिबेट ये भी चल रहा है कि मोदी का सक्सेसर कौन, वहां भी ये चीज चल रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जहां पर आरएसएस जो है अपना वर्चस्व बनाए अमित शाह कोई बहुत आगे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी वो पीछे ही रह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने की उनकी तमाम कोशिशें बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। डेफिनेटली अब योगी आदित्यनाथ को फिर बैकिंग किसकी है? और ये चीजें हम देखते हैं ना, कई कई चीजों से ट्रांसलेट होती हैं ये चीजें। मसलन कुंभ को लेकर, कुंभ की मैनेजमेंट को लेकर सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ जा रहा है। और कुछ खबरें जो प्लांट होती हैं, जो रिपोर्ट होती हैं, वो भी बड़ी हैरानी की बात होती है। और ये सवाल आता है कि किसके कहने पे रिपोर्ट हो रही है, चाहे वो इलाहाबाद की या प्रयागराज की भगदड़ हो, चाहे दिल्ली की भगदड़ हो, किसके कहने पे रिपोर्ट हो रही है, कितनी रिपोर्ट हो रही है, क्या चीजें आ रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। ये तमाम चीजें हैं जो ये कहीं ना कहीं ये अंदर जो एक पावर स्ट्रगल भी चल रहा है इस पूरे सेटअप में। पर इसमें ऐसा है क्योंकि आरएसएस जो है उनका आज भी एक हायरार्की है, एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उनका आज भी वैसा कार्डर बेस है। वो चीजें, तमाम चीजें हैं जो कम से कम एक को उस तरीके से जो है ना कि उस तरीके के फैसले नहीं मानने को तैयार हो रहा है। अब दिल्ली की बात आपने साफ तौर पर कही है, जिस तरीके से वो फंक्शन करना चाहते हैं। जी, यानी कि कुल मिला के अभी अगर ये द्वंद चलता रहा, क्योंकि एक बाहर भी कई बार आ चुका है, हालांकि पिछले जब केशव कुंज आरएसएस के हेडक्वार्टर का जब इनॉग्रेशन हो रहा था नई बिल्डिंग का, तो मोहन भागवत ने कहा था कि अभी परिस्थितियां अनुकूल हैं। उनके हर शब्द का मतलब होता है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए अपनी आलोचनाओं के लिए और उन तमाम चीजों के लिए जो हम पर खतरे की तरह आ सकती हैं। तो ये इशारों इशारों में उन्होंने बातें बोल दी थी। अनुकूल है तो ये साफ ही है कि तमाम फैसले जो हो रहे हैं, वो तमाम फैसले इस वक्त इनके फेवर में हो रहे हैं, क्योंकि आरएसएस तो ले ही रही है ना डिसीजन सारे। फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि जब चुनाव के टिकट बंटने का वक्त आता है, तो उस वक्त में मोहन भागवत के रेफर किए हुए लोगों के टिकट नहीं मिलते हैं? क्या फिर ये ऐसा है कि भाई ठीक है, लोग हमारे लड़ेंगे, सत्ता में हमारे लोग आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री फिर आरएसएस अपना चुन के बनाती है? कहीं ये अंदर का खेल ये तो नहीं है जिसमें बीजेपी ये सोचती है और जनता को ये नजर आता है कि भाई देखिए कहां से एकदम से निकाल के मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन इस सब के पीछे आरएसएस चल रही है
कि ये तमाम जितने लोग हैं जो खेल खेल रहे थे चुनाव के दौरान फ्रंट में आके, ये सब तो गुजराती लॉबी के हैं। और बात ये कहते हैं कि मोदी जी के अलावा भी कोई नहीं जानता, अमित शाह भी नहीं जानते कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो मोदी जी अगर जान रहे हैं, और अकेले तो डिसीजन पूरा लेते नहीं है वो, और उनका डिसीजन मतलब आरएसएस का डिसीजन, मतलब ये जो कड़ी है वो वहां जाके जुड़ती है कि मोदी जी जो फैसला ले रहे हैं वो बेसिकली उनके पास फोन आ रहा है और उस फोन से उन्होंने फैसला ले लिया। अब इसीलिए अमित शाह भी नहीं जानते और वो प्रवेश वर्मा या कैलाश विजयवर्गीय को बनाना चाहते हैं, उन्हें लगता है मोदी जी उनकी सुनेंगे। लेकिन मोदी जी की कमिटमेंट ज्यादा उस तरफ है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वो भी बीजेपी की, बीजेपी मतलब आरएसएस के बैकग्राउंड में। तो आरएसएस की सुनना उस प्रधानमंत्री के लिए इस वक्त मजबूरी है पूरी तरह। यानी कि शक्ति तो दिख रही है लेकिन शक्ति है नहीं। चुनाव में जो मेन व्यक्ति बन के आ रहा है मुख्यमंत्री, वो जो है परसेप्शन दिया जा रहा है मोदी जी ने बैठाया, लेकिन वो बेसिकली आरएसएस बैठा रही है। क्योंकि कई राज्यों में ऐसा भी है जहां पे मैंने देखा भी, जहां पर जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है वो उसकी लाइबिलिटी, उसका आंसरेबल वो ज्यादा आरएसएस को लेकर हो रहा है। आरएसएस के एक भी एक्शन के खिलाफ वो नहीं जा सकता, जरा सी सुबुगाहट होती है उसके खिलाफ नहीं जा सकता। जबकि दिल्ली में कई तरह की उठापटक चलती रहती है। ऐसे में शायद योगी आदित्यनाथ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे नंबर 1 पे आरएसएस में अपनी जगह बना भी रखी, इसलिए वो दिल्ली को भी नहीं पूछते, या ये कहिए कि उनको ये पता है ये वाला राज पूरा कि देखिए असल पावर किसकी है। देखिए, वो जिस तरीके का स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि सबसे ऊपर आरएसएस ही है, और दूसरा एक ये भी हो सकता है कि अंदर खाते एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक अरेंजमेंट हो कि ठीक है, इलेक्शन आप लोग अपना जो पॉलिटिकल आपके जो फेसेस हैं वो लड़ें, पर मुख्यमंत्री आरएसएस के कहे अनुसार होगा। इसमें एक चीज और भी आती है विनीता, वो ये है कि देखिए, आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। वो और रियल पॉलिटिक में बहुत फर्क है। आइडियोलॉजी और रियल पॉलिटिक में जो है वो फर्क भी होता है, वो साफ तौर पर नजर आता है। फिर दूसरी तरफ एक अरेंजमेंट हो सकता है कि हाँ, पॉलिटिकली आपको जो लोग सूट करते हैं, जिनको लगता है कि आपकी विनेबिलिटी है, उनको आप लड़ाइए, पर मुख्यमंत्री जो होगा वो आरएसएस का ही कहा हुआ आदमी होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है इंप्लीमेंट करना, तो उसका ही एक मतलब उद्देश्य तो वही है ना। और दूसरा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो आरएसएस से ऊपर नहीं है। ये चीज एक मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा है, और एक डाउन द लाइन एक ये मैसेज है। और ये मैसेज ना सिर्फ ये बीजेपी की लीडर्स को है, बल्कि आरएसएस के कार्डर्स, बीजेपी के सपोर्टर्स, ये सब इस चीज को जानते हैं। और आरएसएस कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति जो है, या अपना जो अपनी पावर है, वो कहीं ना कहीं इनको दिखाता है। चाहे वो जब वो देखता है कि किसी इलेक्शन में अगर नहीं कैंपेन करना, तो आरएसएस के वोटर्स, आरएसएस के लोग जाकर वोट उस तरीके से नहीं मांगते हैं, और कहीं ना कहीं वो लॉस बीजेपी का नजर आता है। और फिर आरएसएस को एक चीज और भी पता है, आरएसएस को एक चीज पता है कि फिलहाल ये जो डिसीजंस मोदी और अमित शाह की जो परफॉर्मेंस है, ये पॉपुलर नहीं है इस समय। चुनाव जीतना जो है उसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, तमाम तरीके से चुनाव जीते जा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। पर वो पॉपुलैरिटी या वो जो ग्राफ है मोदी का या अमित शाह का, वो एक परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट डिक्लाइन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आज हालत ये हो गई है कि जो इनके सपोर्ट बेस था, खासतौर पे मिडिल क्लास, जो खासतौर मिडिल क्लास ट्रेडर और मिडिल क्लास इन्वेस्टर, आज वही सबसे बड़े सवाल उठा रहे हैं मोदी के परफॉर्मेंस के ऊपर। उसका जो है ना एलिजियंस जो है, आज भी आरएसएस की तरफ नजर आएगा आप जब उन लोगों से बात करोगे, पर वो मोदी और अमित शाह को लेकर बहुत क्रिटिकल हैं इस समय, बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म करते हैं, वो बोलते हैं। ये चीज साफ नजर आती है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये साफ नजर भी आता है जब हम बात करते हैं जाकर लोगों से। जी, बड़ा सवाल यही है कि किस तरह से दोनों के डिफरेंसेस को अभी तक कई बार अलग अलग उतार चढ़ाव के साथ ये दोनों संस्थाएं जो है, जो पार्टी और संस्था है, दोनों चलाती रही हैं। लेकिन ये मनमुटाव भी काफी बड़े स्तर पर सामने आ चुका है। देखना यही होगा कि किस तरह अभी आने वाले जो फैसले हैं, खास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो कौन लेता है। उसी में पता चलेगा कि तमाम जितने फैसले हैं उसके ऊपर ये सर्वोपरि फैसला होगा। क्योंकि अगर बीजेपी के संविधान को पढ़ा जाए तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी सीधी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। अब की बार तो नड्डा जी बन गए जिन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोल दिया, लेकिन अगली बार कौन बनेगा जो आरएसएस के खिलाफ ना जा सके, इस पर आरएसएस की कड़ी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक यू।
थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।